साल 2001 वो साल जब हीरो होंडा ने दुनिया की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी बनकर इतिहास लिख दिया। पूरी इंडस्ट्री हैरान थी। सबने कहा कि ये होंडा की टेक्नोलॉजी और ब्रांड वैल्यू का ही करिश्मा है, वरना एक साइकिल बनाने वाली कंपनी इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकती है। हीरो होंडा की साझेदारी में CD100, स्प्लेंडर और HF डीलक्स जैसी बाइक्स ने मिडिल क्लास की जिंदगी में वो रफ्तार भर दी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हर जगह एक ही नाम गूंजता था, हीरो होंडा स्प्लेंडर, और एक ही स्लोगन चर्चा में थी, फील इट, शट इट, फॉरगेट इट। लेकिन वक्त बदला और हीरो होंडा की साझेदारी का अंत हुआ। होंडा अपनी टेक्नोलॉजी के गुरूर में आगे बढ़ा और हीरो अपनी जिद और जुनून के सहारे अकेला रह गया। लेकिन सच्चाई तो यही थी कि उस वक्त होंडा के सामने हीरो की कोई हैसियत नहीं थी। न उनके पास खुद का इंजन था और न ही R&D सेंटर। यहाँ तक कि फैमिली डिवीजन की वजह से साइकिल और इलेक्ट्रिक स्कूटर का बिजनेस भी उनसे छिन गया। बड़ी मुश्किल से हीरो ने खुद का इंजन डेवलप किया, लेकिन होंडा की रिफाइनमेंट और फ्यूल एफिशिएंसी के सामने वो टिक नहीं पाया। फिर भी इंडियन यूथ ने देश का हीरो और आत्मनिर्भर भारत की भावना के साथ हर मोड़ पर हीरो का साथ दिया। पर हीरो ने बार बार उन्हें निराश किया। न तो उनका इंजन होंडा के जैसा स्मूथ था और न ही रिलायबल। साथ ही बजाज पल्सर और TVS अपाचे जैसी बाइक्स भी हीरो के लिए हमेशा सिरदर्द बनी रही। स्कूटर्स में वो एक्टिवा से पिछड़ता रहा और EVs में उसकी वीडा भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। 45% का मार्केट शेयर गिरते गिरते 30% से भी नीचे आ गया। इतना कि वो होंडा के करीब पहुंच गया। ऐसा लगने लगा कि हीरो की कहानी अब थमने वाली है। लेकिन इतने चैलेंजेस के बावजूद इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बादशाहत आज भी बरकरार है। और हाल के महीनों में तो कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को चौंका दिया है। हीरो मोटोकॉर्प के शेयर्स में जबरदस्त उछाल आया है, डिमांड तेजी से बढ़ी है और सबके मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर हुआ क्या? क्या हीरो किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था जो अब असर दिखा रहा है? क्या उसने अपनी बाइक्स की सारी खामियां ठीक कर ली हैं, अपनी सर्विस और परफॉर्मेंस को सुधार लिया है, या फिर ये GST कट और फेस्टिव सीजन का असर है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा? इस बार का असली बादशाह कौन बनेगा, हीरो या होंडा? चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। साल 2010 हीरो होंडा का नाम दुनिया के नक्शे पर था, लेकिन मुंजाल परिवार की नजरें सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं थी। वो चाहते थे कि हीरो की बाइक्स अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका हर उस सड़क पर दौड़े जहां रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव टू व्हीलर की जरूरत हो। लेकिन होंडा राजी नहीं था। उनका मानना था कि ग्लोबल मार्केट में होंडा की अपनी पहचान होनी चाहिए और हीरो को सिर्फ इंडिया तक ही सीमित रहना चाहिए। साथ ही होंडा ने इंडिया में अपनी दूसरी ताकत होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया को एग्रेसिवली एक्सपेंड करना भी शुरू कर दिया, जिससे पार्टनरशिप के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। हीरो के लिए ये संकेत साफ था, अगर फ्यूचर अपने हाथ में लेना है तो अलग होना ही पड़ेगा। और इसी फैसले ने इंडिया के टू व्हीलर हिस्ट्री को बदल दिया। साल 2011 में हीरो होंडा की साझेदारी टूट गई और हीरो मोटोकॉर्प अपने दम पर दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। सालों तक हीरो का बैकबोन रही होंडा की टेक्नोलॉजी अब उनके पास नहीं थी। उनके पास न खुद का इंजन प्लेटफॉर्म था और न ही बड़ा R&D सेटअप। साइकिल और इलेक्ट्रिक स्कूटर का बिजनेस भी फैमिली डिवीजन में अलग हो चुका था। यानी हीरो मोटोकॉर्प को जीरो से अपनी पहचान दोबारा बनानी थी। ऐसे समय में हीरो की सबसे बड़ी ताकत बनी इंडिया की यूथ। गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में स्प्लेंडर और HF डीलक्स का भरोसा इतना गहरा था कि रूरल इंडिया में हीरो की पकड़ को आज भी कोई चैलेंज नहीं कर पाया। दोस्तों, आज हर बिजनेस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में है और अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस हर डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज्ड, कनेक्टेड और एफिशिएंट रहे, तो आपको चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सब कुछ एक ही जगह पर मैनेज कर सके। और वही प्लेटफॉर्म है ओडू, एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो लिटरली आपके पूरे बिजनेस को एक डिजिटल पावर हाउस में कन्वर्ट कर देता है। सोचिए एक ऐसा सिस्टम जहां आपकी वेबसाइट, सेल्स, फाइनेंस, इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, यहाँ तक कि ह्यूमन रिसोर्स सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल किया जा सके। यही है ओडू की ताकत। बाकी सॉफ्टवेयर्स की तरह यहाँ आपको हर काम के लिए अलग अलग टूल्स या सब्सक्रिप्शंस नहीं लेने पड़ते। ओडू के अंदर 45 से भी ज्यादा इंटीग्रेटेड एप्स हैं जो एक दूसरे से परफेक्टली कनेक्ट होते हैं ताकि आपका डेटा कभी बिखरे नहीं और एफिशिएंसी हमेशा बनी रहे। अब चाहे आप एक स्मॉल स्टार्टअप चलाते हो या बड़ा इंटरप्राइज, ओडू का सेटअप इतना फ्लेक्सिबल है कि ये हर स्केल के बिजनेस के लिए काम करता है। ओडू आपको एक ऐप लाइफ टाइम फ्री इस्तेमाल करने की सुविधा देता है और फ्री ट्रायल भी, यानी बिना किसी रिस्क के आप इसे ट्राई कर सकते हैं और खुद देख सकते हैं कि आपके बिजनेस में कितना फर्क पड़ता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस मैनुअल से डिजिटल, स्कैटर्ड से स्मार्ट बन जाए, तो ओडू का फ्री ट्रायल अभी ट्राई कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देश के हर कोने तक उनके सर्विस नेटवर्क की पकड़ थी।
कम पढ़े लिखे मैकेनिक भी हीरो की बाइक्स को अच्छी तरह समझते थे और डीलरशिप रीच भी किसी और ब्रांड से ज्यादा थी। यही रीजन था कि स्प्लिट के बाद शुरुआती झटकों के बावजूद हीरो देश के करोड़ों कस्टमर्स के बीच अपनी पहचान बनाए रखने में कामयाब रहा। लेकिन अर्बन इंडिया की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। स्कूटर सेगमेंट में हीरो एक्टिवा से लगातार पीछे रह गया। होंडा ने सिटी फैमिलीज की जरूरत को समझकर क्वाइट इंजन, स्मूथ ड्राइव और मेंटेनेंस फ्री फील के साथ एक्टिवा को एक हाउसहोल्ड ब्रांड बना दिया, जबकि हीरो के स्कूटर्स वो इम्प्रेशन नहीं छोड़ पाए जो कैटेगरी की डिमांड थी। यही वजह थी कि शहरों में होंडा ऊपर जाता गया और हीरो फिसलता गया। प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट हीरो का अगला बड़ा चैलेंज था। पल्सर और अपाचे जैसे मॉडल्स ने यूथ की साइकोलॉजी को पकड़ लिया, स्पीड, अग्रेशन और स्पोर्टी आइडेंटिटी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हीरो सिर्फ कम्यूटर सेगमेंट को ही लीड करता रहा और अर्बन यंग राइडर्स को अट्रैक्ट करने में फेल हो गया। हाँ, जब ईवी की बारी आई तो हीरो ने बहुत सोच समझकर कदम रखा। उसकी पहली ऑफरिंग वीडा थी, एक कंट्रोल्ड रोल आउट जहाँ प्रायोरिटी वॉल्यूम नहीं बल्कि रिलायबिलिटी, सेफ्टी और ओनरशिप एक्सपीरियंस था। हीरो जानता था कि ईवी मार्केट अभी डेवलपिंग फेज में है, बैटरी की टेक्नोलॉजी बदल रही है, चार्जिंग इंफ्रा अभी ठीक नहीं है और मास कस्टमर्स वैल्यू ड्रिवन डिसीजन लेते हैं। इसलिए वीडा को हीरो ने एक स्लो बर्न स्ट्रेटजी के साथ लॉन्च किया। दूसरी तरफ उनका एथर में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एक साइलेंट मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि होंडा जैसी रिफाइनमेंट कैसे हासिल की जाए। इसके लिए पिछले कुछ सालों में हीरो ने इंजन एनवीएच, कंबस्शन ट्यूनिंग, सिलेंडर हेड ऑप्टिमाइजेशन, क्लच एंड गियर बॉक्स कैलिब्रेशन और ECU मैपिंग पर बड़े लेवल पर काम किया है। हालांकि E20 कंप्लायंस हीरो के लिए एक और मुसीबत बनकर आया, लेकिन R&D टीम ने इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया। फ्यूल लाइंस, रबर सील्स, वाल्व सीट्स, एंटी कोरोजन कोटिंग्स और ECU स्ट्रेटजीज को इथेनॉल ब्लेंड के हिसाब से रीडिजाइन करना पड़ा और अब तो वो E27 पर भी काम कर रहे हैं। रही बात स्कूटर्स की, तो इस सेगमेंट में कमबैक के लिए हीरो ने अर्बन यूथ और फैमिली दोनों सेगमेंट के लिए दो डायरेक्शन में काम करना शुरू किया। एक तरफ स्पोर्टी 125 टू 160 सीसी क्लास जैसे हीरो जूम 125, जिसमें डिजाइन शार्पनेस, कनेक्टेड फीचर्स, स्मार्ट की, नेविगेशन एंड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग प्राइमरी है। दूसरी तरफ कंफर्ट फर्स्ट फैमिली स्कूटर्स जैसे हीरो डेस्टिनी, जहां लो स्पीड, स्मूथनेस, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी कोर है। हीरो ने डीलर्स के हेल्थ पर भी जोर दिया। प्रॉफिटेबिलिटी, पार्ट्स फिल रेट, सेम डे सर्विस बेस, ट्रांसपेरेंट एस्टिमेट्स और पिकअप ड्रॉप इंप्रूवमेंट्स के साथ एग्जीक्यूशन को मजबूत किया गया। और ये सब कुछ हुआ बिना किसी शोर शराबे के, एक सीक्रेट मिशन की तरह। तो क्या हीरो से अलग होने के बाद होंडा चुप बैठा रहा? बिल्कुल नहीं। सेपरेशन के तुरंत बाद होंडा ने अपनी नजरें वहां टिकाई जहां इंडिया बदल रहा था, अर्बन इंडिया। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने हीरो को लगातार पीछे ढकेला और होंडा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। होंडा ने सिटीज के रिक्वायरमेंट्स को समझा। फैमिलीज को चाहिए था एक ऐसा स्कूटर जो स्मूथ हो, साइलेंट हो, रिलायबल हो और मेंटेनेंस में झंझट ना दे। और इसी जरूरत का जवाब बना होंडा एक्टिवा, जिसने देखते ही देखते पूरे देश पर राज करना शुरू कर दिया। इंजन रिफाइनमेंट से ही होंडा की दूसरी बड़ी ताकत बनी उनकी कम्यूटर बाइक होंडा साइन। हालांकि मास प्रीमियम सेगमेंट में होंडा ने अपनी जगह बनाने की बहुत कोशिश की, बट लिमिटेड रीच और हाई प्राइसिंग की वजह से कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। जबकि बजाज की पल्सर और TVS की अपाचे और रेडर जैसी बाइक्स स्पीड, अग्रेशन और हाई फीचर्स के दम पर यूथ के बीच एक अलग पहचान बना चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो एक्टिवा और शाइन ने ही इंडियन मार्केट में होंडा को संभाल रखा है, क्योंकि EV की रेस में तो होंडा ने अभी फुल स्केल एंट्री भी नहीं किया है। E20 ट्रांजिशन होंडा के लिए कोई खास टेक्निकल चैलेंज नहीं था। फ्यूल सिस्टम, वाल्व मटेरियल्स, ECU मैपिंग ये सब होंडा के लिए आसान था, बट कॉस्ट कंट्रोल एंड लोकल वेंडर रेडीनेस उनके सामने बड़ी चुनौती है। होंडा का प्लस पॉइंट है उनका सर्विस नेटवर्क, जो हमेशा से उनका बैकबोन रहा है। लेकिन होंडा का असली कंपटीशन अब तीन तरफ से है। बजाज और TVS अपनी इनोवेशन और स्पीड के साथ हर कैटेगरी में अपनी जगह बना चुके हैं। वहीं हीरो रूरल इंडिया में अपनी पकड़ और ब्रांड लॉयल्टी के दम पर तेजी से वापस उभर रहा है। तो अब होंडा की कहानी समझने के बाद हम वापस उसी जगह लौटते हैं जहां से ये वीडियो शुरू हुआ था, इस सवाल पर कि क्या हीरो सच में वापस आ गया है, और अगर हाँ तो कैसे। क्योंकि किसी भी कंपनी का कमबैक सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता, उसके पीछे छोटी छोटी कोशिशें, बड़े फैसले और सबसे अहम कस्टमर्स के दिल की धड़कन को समझने की क्षमता होती है। और हीरो मोटोकॉर्प ने पिछले 2 सालों में ठीक यही किया। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है हीरो की इंडिया को समझने की क्षमता। हीरो ने कभी भी अपने रूट को नहीं छोड़ा। रूरल इंडिया, छोटे कस्बे, सेमी अर्बन इलाके, जहाँ स्प्लेंडर और HF डिलक्स सिर्फ बाइक नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हीरो ने इन्हीं कस्टमर्स की जरूरतों को हमेशा प्रायोरिटी में रखा। हीरो को पता था कि इंडिया की असली डिमांड फैंसी फीचर्स वाली बाइक नहीं, बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव, प्रैक्टिकल
फ्यूल एफिशिएंट और लो मेंटेनेंस मशीन है। यही वजह है कि हीरो ने इस मास सेगमेंट में अपनी पकड़ कभी छोड़ी ही नहीं। ये वो ऑडियंस हैं जो छोटे मोटे इश्यूज को तो नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू फॉर मनी और मेंटेनेंस कॉस्ट को कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। इसी लॉयल्टी ने हीरो को बुलंदियों तक ले जाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। दूसरा मेन रीजन है हीरो का कस्टमर्स के फीडबैक को सच्चे दिल से एक्सेप्ट करना। इंडस्ट्री में बहुत कम कंपनीज होती हैं जो खुले तौर पर माने कि हाँ हमसे गलती हुई, लेकिन हीरो ने यही किया। इंजन रिफाइनमेंट पर सवाल उठे, टॉर्क डिलीवरी की शिकायतें आई, माइलेज कंसिस्टेंसी पर डाउट आया, सर्विस डिलेज पर कस्टमर्स नाराज हुए। हीरो ने इन सबको लाइटली लेने की बजाय उन्हें अपनी सबसे बड़ी होमवर्क शीट बना लिया। हीरो ने हर छोटे बड़े फ्लॉज को साइंटिफिकली एड्रेस किया, सर्विस नेटवर्क को डिजिटल बनाया, टैट कम किया, डोर स्टेप सर्विस और तेज कंप्लेंट क्लोजर जैसे फीचर्स ऐड किए। यानी हीरो ने सिर्फ बाइक्स नहीं सुधारी, अपनी सोच और कल्चर भी बदल दिया। और इसका सबसे बड़ा फायदा मिला कस्टमर्स का दोबारा भरोसा। तीसरा रीजन है हीरो का किसी भी सेगमेंट को इग्नोर ना करना। कम्यूटर उनकी कोर स्ट्रेंथ, स्कूटर्स जिसमें वो एक्टिवा से पीछे थे लेकिन अब 2 डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ईवीज में भी हीरो ने जल्दबाजी नहीं की, वीडा के साथ स्टीडी स्लो बर्न स्ट्रेटजी चुनी, लेकिन एथर में निवेश करके अपने लिए एक मजबूत टेक्नोलॉजी ब्रिज भी तैयार कर लिया। प्रीमियम सेगमेंट में जहां पल्सर, अपाचे और रेडर जैसी बाइक्स राज करती हैं, वहीं एक्सट्रीम और एक्सपल्स के जरिए उन्होंने अपनी ग्रिप को लगातार मजबूत किया। एक तरफ रूरल इंडिया को होल्ड करना, दूसरी तरफ अर्बन यूथ को अट्रैक्ट करना। ये 2 अलग दुनिया है, लेकिन हीरो ने दोनों को बैलेंस करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और इसी वजह से उनकी ओवरऑल सेल्स कई गुना बढ़ी, जिससे मार्केट शेयर लगातार ऊपर चढ़ता गया। चौथा और शायद शॉर्ट टर्म में सबसे इम्पैक्टफुल रीजन है हीरो का अग्रेसिव फेस्टिव पुश। इस साल तो जैसे हीरो ने पूरा मार्केटिंग वॉल्यूम खोल दिया हो। हर सुबह अखबार की फ्रंट पेज पर हीरो की बाइक्स, टीवी पर कांस्टेंट कैंपेन्स, सोशल मीडिया पर शार्प विजुअल्स और टारगेटेड एड्स, और फिर आया गवर्नमेंट का जीएसटी कट, जिसने मार्केट में एक साइकोलॉजिकल वेव क्रिएट कर दी। रिटेल फ्लोर्स पर फुटफॉल बढ़ा, इंक्वायरीज बढ़ी, डीलर्स का कॉन्फिडेंस वापस लौटा और यह पूरा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हीरो के सेल्स नंबर्स और स्टॉक प्राइस दोनों में साफ दिखाई दिया। इन 4 रीजंस ने मिलकर हीरो मोटोकॉर्प की कहानी को फिर से टर्न कर दिया। न सिर्फ एक कमबैक बल्कि एक रीसेट, एक ऐसा रीसेट जिसने साफ कर दिया कि भारत की धड़कन अभी भी हीरो के साथ है। और हाँ, फिर से याद दिला दूं, डिजिटल दुनिया में स्मार्ट बनना बेहद जरूरी है और ओडू है उस स्मार्टनेस की सबसे पहली सीढ़ी। डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर। ओडू का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।